चलिए, तो परसों हमने किया था किसी ऑब्जेक्ट को अगर किसी लिक्विड में या फ्लूइड में डालते हैं तो उसको ऊपर की तरफ कौन सी फोर्स लगती है? विस्कस फोर्स। और उस विस्कस फोर्स का फॉर्मूला क्या लिखा था हमने? 6 पाई ईटा आर वी। और हमने देखा था विस्कस फोर्स किसके प्रोपोर्शनल आ रही है? वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल आ रही है विस्कस फोर्स, ठीक है ना। अच्छा, फिर हमने कहा टर्मिनल वेलोसिटी, जहां से हमने शुरुआत करके गए थे। टर्मिनल वेलोसिटी कैसे किया था हमने? अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को, हमने यहाँ पर बॉल ले ली थी और बॉल को हमने इसके अंदर छोड़ दिया। हाँ हिमांशु, क्या क्या किया था बताना जरा। बॉडी नीचे जा रही थी, पहले बॉडी नीचे जा रही थी, तो बॉडी का नीचे कौन लेके जा रहा था बॉडी को? इसका खुद का वेट। ऊपर कौन ले जा रहा था? मतलब ऊपर कौन सी फोर्स लग रही थी? अप थ्रस्ट और विस्कस फोर्स, ठीक है। शुरुआत में तो क्या था, बॉडी नीचे की तरफ जा रही थी तेजी से, तो mg was greater than up thrust as well as viscous force, ठीक है। लेकिन viscous force किस पर डिपेंड करती है? जैसे जैसे बॉडी नीचे आएगी, अब देखो नीचे मान लीजिए लग रहा है 10 न्यूटन, ऊपर लग रहा है इफेक्टिवली मान लो दोनों का सम मिलाकर 8 न्यूटन, तो नेट फोर्स नीचे की तरफ कितनी लग गई? 2 न्यूटन। फोर्स नीचे लगेगी तो क्या होगा? एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी बढ़ेगी। तो जैसे जैसे बॉडी नीचे आएगी और नीचे आएगी और नीचे आएगी, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। वेलोसिटी बढ़ने से क्या बढ़ेगी? विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स बढ़ती जा रही है, बॉडी पर लगने वाली अपथ्रस्ट कोई चेंज नहीं है, बॉडी का वेट कोई चेंज नहीं है, लेकिन ये बढ़ती जा रही है। होगा क्या? ये इन दोनों का सम अभी से कम था ना, थोड़ी देर बाद ये बढ़ते 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 ये साइन हट जाएगा और किसका साइन लग जाएगा? इक्वल टू का। उस समय नीचे को लगने वाली फोर्स और ऊपर को लगने वाली फोर्स बैलेंस हो जाएगी। तो इसका मतलब नेट फोर्स ऑन द बॉडी विल बी 0, एक्सेलरेशन ऑन द बॉडी विल बी 0। और उस समय जब ये ऐसा होगा, बॉडी जिस भी वेलोसिटी से चल रही थी उसे हम टर्मिनल वेलोसिटी बोलेंगे, और बॉडी अब नीचे आएगी with a constant velocity called terminal velocity, उस पर बैठ जाइए, बेंच के अंदर तो नहीं हो। It is called terminal velocity। ये हमने किया था। इससे पहले के सारे वीडियोस जो हैं तुम्हारी क्लासेस जो छुट्टी है मैंने डाल दी, ठीक है, देख लीजिए, देखने में टाइम से मिल गया था। अच्छा, तो ये टर्मिनल वेलोसिटी थी। आज टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालते हैं। अभी मैंने शायद भेज दिया था टर्मिनल वेलोसिटी वाला पार्ट आपके साथ, है ना? हाँ, टर्मिनल वेलोसिटी का डेफिनेशन भेज दिया मैंने। 2 पेज का कहाँ तक लिखोगे इसको? आगे भेज दूँगा। अभी फिलहाल इस पर बात करो। वेट, बॉडी का वेट, वेट ऑफ बॉडी किसके बराबर आ रहा है? डॉक्टर टाइम मिला देखने का? नहीं भाई, डॉक्टर टाइम मिल गया नहीं देखने का? जो वीडियो भेजे थे मैंने, देखे थे? क्या क्या था? आर्टिकल का नाम बता दे बस। हाँ बता दो, ढंग से बता। उससे पहले वाले भी भेजे ना मैंने, टर्मिनल वाली देखिए, बहुत प्यारा। टर्मिनल वेलोसिटी एक लेक्चर का लास्ट का 5 मिनट का काम था बस, मतलब वही देखता है, ठीक है, कोई बात नहीं, होता है। एक तो हम कौन से वेट ऑफ द बॉडी निकल रही है। आपने जो बॉडी पानी के या लिक्विड के अंदर या फ्लूइड के अंदर इंसर्ट करी थी, उसका रेडियस कितना था? हाँ, बॉल भी हमने बॉल ले ली थी ताकि वॉल्यूम ले सके। वेट किसके बराबर होता है? mg। मास किसके बराबर है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। देखना जरा डायग्राम में बॉडी की डेंसिटी क्या लिखी? रो। बॉडी की डेंसिटी रो, तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी क्या हो गया? मास इनटू वॉल्यूम का फॉर्मूला बताइए। इनटू रो इनटू जी। ये हमने क्या निकाल लिया? बॉडी का वेट। देख लो तो बॉडी के वेट में कुछ समझ में आ रही है। वॉल्यूम, बॉडी की डेंसिटी इनटू जी। अब थ्रस्ट का फॉर्मूला बताइए। अब थ्रस्ट किसके इक्वल होती है? अब थ्रस्ट इक्वल किसके होती है? वेट। किसके वेट के? ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इमर्ज्ड पोर्शन ऑफ बॉडी।
आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है पर करा चुका हूँ सारा, और रिकॉर्डेड है और भेजा हुआ है। ठीक है सर, कोई बात नहीं। अब थ्रस्ट किसके बराबर होता है? जो लिक्विड को बाहर फेंका गया उसके वेट के बराबर। ठीक, उसके ये है क्या वैसे? ये जो बताया मैंने स्टेटमेंट किसने दी थी? पास्कल ने, है ना? हाँ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल है ये, आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है जब आप किसी बॉडी को किसी लिक्विड में या फ्लूइड में छोड़ते हो तो उस पर ऊपर को क्या लगती है? अपथ्रस्ट। वो अपथ्रस्ट किसके बराबर है? जब बॉडी को लिक्विड में डालोगे तो लिक्विड बाहर निकलेगा, वो जो बाहर निकला उसका वेट और अपथ्रस्ट बराबर है। वैसे भी कंफ्यूजन मत रखा करो, थ्रस्ट माने फोर्स और वेट मतलब फोर्स, तो फोर्स को फोर्स के इक्वेट करूंगा, कोई वॉल्यूम शॉल्यूम तो डालूंगा नहीं। अच्छा आइए, अब थ्रस्ट कैसे निकालूं? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस यानी मास ऑफ लिक्विड इनटू जी। मास का फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, शायद रो सिग्मा, है ना, इनटू जी। और अगर बॉडी पूरी तरह से पानी में डूबी हुई है जो कि हमने ली, तो बॉडी का वॉल्यूम और लिक्विड का वॉल्यूम बराबर। जैसे डॉक्टर साहब का वॉल्यूम निकालना है तो क्या करें? पानी में डाल दो, जितना पानी बाहर निकलेगा वो पानी का वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम बराबर। यही तो हुआ। तो वॉल्यूम ऑफ बॉडी तो ये लिखा था हमने, लिख लेता हूँ 4/3 पाई आर क्यूब। बस डेंसिटी किसकी आ गई इस बार? लिक्विड की आ गई, है ना, इनटू जी। और विस्कस फोर्स का फॉर्मूला क्या लिखते हैं? 6 पाई ईटा आरवी। और जब ये इक्वल टू का साइन होगा तो वेलोसिटी क्या बन जाएगी? टर्मिनल वेलोसिटी। बस अब इन चीजों को थोड़ा दाएं बाएं इधर उधर करिए, सॉल्व करिए, वीटी बाहर आ जाएगा इसमें से। मैं आपको निकाल कर सीधा रिजल्ट दे देता हूँ, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। लिखो, मैं लिखवा तो गया था शायद, 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा। देखो जरा है क्या लिखा? लिखा था वीडियो में भी आया तो देखते तो बोल। ये टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला है। r स्क्वायर। अब लंच वालों को पेपर खत्म, एन खत्म। अब क्या रहेगा? इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन का टाइम काटना। इंग्लिश तो लंच वालों की माशाल्लाह कमाल होती है, पढ़ने की जरूरत पड़ती नहीं है। फिजिकल एजुकेशन कुछ है ही, हटा दो। अच्छा सर, टर्मिनल फोर्स की तो मैंने नाम ही नहीं लिया सर। मैंने कहा बोला टर्मिनल फोर्स, सॉरी क्या काम करती है? काम नहीं करती है। ये वो वेलोसिटी है, ये वो कांस्टेंट वेलोसिटी है जिससे बॉडी नीचे की तरफ आती है। उसमें हम परसों बात कर रहे थे, पानी की बूंदें काफी ऊंचाई से गिरती हैं। अगर मैं v = u + at वगैरह निकालूं और एक्सेलरेशन निकाल के स्पीड वगैरह निकालूं तो दे शुड हैव हिट अस लाइक बुलेट्स, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो कांस्टेंट वेलोसिटी से हमें हिट करती है। कुछ देर तो वो चलती आती है, एक्सेलरेट करती है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, इनकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है और एक टाइम तक ऐसा होता है कि डाउनवर्ड फोर्सेस और अपवर्ड फोर्सेस बराबर हो जाती है। और उस समय जो उन बूंदों की वेलोसिटी नहीं होगी, अब वो उसी वेलोसिटी से नीचे की तरफ आती है। ठीक है ना, उस वेलोसिटी को टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। यानी जब वो हमसे टकराएंगी तो एक्सेलरेटिंग नहीं होंगी, कांस्टेंट वेलोसिटी से, और वो पता नहीं कहाँ हो चुकी होगी पहले से। ऐसे ही पैराशूट का केस था, जब आदमी कूदता है ऊपर से तो थोड़ी देर एक्सेलरेट करता है, लेकिन उसकी जब वेलोसिटी बढ़ती जाती है तो एक टाइम उसकी वेलोसिटी फिर बाद में जाकर कैसी हो जाती है? कांस्टेंट। और फिर उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से वो नीचे की तरफ जाता है। ठीक है ना, इसीलिए हम यहाँ पर लिक्विड नहीं बात करते। और एयर में तो क्या है? एयर तो फ्लूइड आ गया ना। एयर में तो एयर की डेंसिटी तो पानी से कम है, फिर भी वहां पर ऐसा हो रहा है ना। हाँ, अब प्रेस करिए, जी नहीं सेम रहेगा। जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तब रहता है जब कोई और फोर्स एक्ट कर नहीं रही, तब 9.8 लिखते हो। लेकिन अगर नीचे से बाइंड फोर्स कर दिए फिर कैसे लगेगा 9.8? तो छोड़ उस चीज को, फिर जी सेम रहता है। पानी में जाएगी तो देखो, ये हमने अर्थ ले ली, ये बॉडी ले ली, बॉडी नीचे की तरफ आ रही है, अलोन एक ही फोर्स लगा रही है, कौन? अर्थ। अगर
एयर रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल कर दूं तो, अगर एयर रेजिस्टेंस है तो फिर इसकी वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस भी इसको क्या करेगा, ऊपर को फेंकेगा, है ना। लेकिन पानी के अंदर तो ये रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, पानी की डेंसिटी तो बहुत ज़्यादा है। अगर पानी की डेंसिटी ज़्यादा है तो ये वाली फोर्स भी अच्छी खासी होगी, तो फिर ऑब्वियसली इसका एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा। नाम में क्यों अटक रही है, नाम में अटक, नाम से कुछ नहीं होता। एक्सेलरेशन कम होगा कि नहीं होगा, ग्रेविटी का एक्सेलरेशन कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ बताइए ना, ढूंढ के लाए, बताइए। नहीं सुनना है, दोबारा बताइए। कब की बात कर रहे हो, जब टायर में एयर प्रेशर ज्यादा रहेगा। हाँ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, हम तो बात ही यही कर रहे थे, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पर तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है। यहाँ मैंने आपसे कहा था इसका जो आंसर मिलेगा आपको रोलिंग फ्रिक्शन से मिलेगा, उससे बताइए। कोई नहीं, तूने इतनी कोशिश तो करी, ये तो ये भी नहीं करके आए। वीडियो भी लास्ट का 3 मिनट का देख के आए उसके, मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा। आइए पहली टर्मिनल वेलोसिटी कर रहे। अरे आज तो अबू आएंगे आपके, सच बोलना झूठ बोलना बता दे, सच बोलना झूठ बोलना ये भी बता दे। तेरी पूछेंगे तेरे बारे में, मेरा लाल क्या कर रहा है, सच बोल तू, देख ले। चल पहला लड़का है गुप्ता जी, तो हमेशा मना करते, वो तो घूमने आए तो वो सब समोसे खिलाना, साफ साफ मत बताना। एंड टर्मिनल वेलोसिटी आर स्क्वायर पे डिपेंड करती है। क्या मतलब, जितनी बड़ी बॉडी होगी उतनी ज्यादा टर्मिनल वेलोसिटी होगी, ठीक है। जितनी विस्कस लिक्विड में बॉडी को डालोगे उतनी कम टर्मिनल वेलोसिटी होगी। जितने जितना डेंसिटी और विस्कोसिटी का अलग अलग चीजें होंगी, लेकिन फिर भी जितना विस्कस लिक्विड होगा उतनी ज्यादा, उतनी कम टर्मिनल वेलोसिटी होगी। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, जब आप ये फॉर्मूला याद करेंगे तो अपने आप से ये जरूर बताएंगे कि ये क्या है और ये क्या है। रखना तो बड़ा आसान है, रो माइनस सिग्मा। क्या रो, क्या किसकी, रो किसकी, रो बॉडी की है ना, और ये अगर अच्छा उल्टा हो जाए तो, अगर रो इज लेस देन सिग्मा हो जाए तो, अगर ऐसा हो जाए तो, अगर बॉडी की डेंसिटी कम हो जाए और लिक्विड की ज्यादा हो जाए तो ये फैक्टर माइनस हो जाएगा, तो टर्मिनल वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। तो बॉडी नीचे जाने की जगह, जैसे कोई लेक है, उसके अंदर कोई अंदर बबल्स बन गए, तो बबल्स बन गए, बबल्स डूबेंगे थोड़ी, बबल्स की डेंसिटी तो कम है, तो धीरे धीरे क्या करेंगे, राइज करेंगे ऊपर। तो लिख लेना है, इंस्टेड ऑफ राइजिंग, सॉरी, इंस्टेड ऑफ गोइंग डाउन, बॉडी, आज एब्सेंट कौन है, कौन, तेजस एरोप्लेन तो चल ही नहीं, बहुत दिन हो गए। राइज अप इन द लिक्विड, अच्छा बेटा। Body will rise up in the liquid. देखिए, देख लिया। अब इसकी कुछ चीजें बुक से पढ़ लेना। बोले बोले बोले, कहाँ पर कह रहे, थर्ड पॉइंट के नीचे, इंस्टेड ऑफ गोइंग डाउन
बॉडी विल राइज अप इन द लिक्विड। नीचे जाने की बजाय बॉडी कहाँ जाएगी, क्योंकि टर्मिनल वेलोसिटी कैसी हो गई, नेगेटिव, तो बॉडी नीचे नहीं जा रही है, अब बॉडी ऊपर को राइज करेगी। जैसे लेक है कोई, यहाँ पर कुछ हुआ केमिकल रिएक्शन, कोई बबल बन गया यहाँ पर, तो बबल नीचे थोड़ी जाएगा क्योंकि इसके अंदर एयर है और इसकी डेंसिटी आसपास के लिक्विड की डेंसिटी से कम है, जो हम यहाँ केस थे। तो इस पर फोर्स किधर को लगेगी, नेट फोर्स ऊपर को, तो बॉडी धीरे 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 करके ऊपर, नीचे जाने की जगह ऊपर। इसका कहीं यूज भी होता है, विस्कोसिटी का हम पढ़े रहे हैं, या पानी की बूंदों के बारे में पढ़ रहे हैं बस, कि यहाँ पानी की बूंदे तो यूज भी होगा इसका कहीं। हाँ हाँ बोलो बोलो। ये काम पढ़ लिया पढ़ाते हैं, अब काम करते हैं किसी चीज। अच्छा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही होता है। और कभी पता नहीं आप लोगों ने करवाई नहीं होगी, कभी गाड़ी की सर्विस कराने जाइए, मोटरसाइकिल या स्कूटी की सर्विस कराने जाइए, तो वो इंजन ऑयल डालते हैं उसके अंदर। आपकी बार पहली बार उस इंजन ऑयल के डब्बे को उठाना और उसको पढ़ना, आपको समझ में आएगा, उसमें बहुत कुछ लिखा है। वहाँ पर विस्कोसिटी का खास जिक्र है। क्या सब तरह के ऑयल सब जगह डल जाएंगे, नहीं डलते। हमारे देश में अगर हम बात करें तो जो ऑयल्स हमारे, जो लुब्रिकेटिंग ऑयल जो दिल्ली में लगते हैं, वो लद्दाख में काम नहीं करेंगे, क्योंकि लद्दाख में टेम्परेचर जाएगा बहुत ज़्यादा माइनस में, तो वहाँ पर विस्कोसिटी अलग होगी। जो यहाँ गर्म में आएंगे, यहाँ विस्कोसिटी फ्लूइड की अलग अलग तरह से। जैसे कई बार डलवाते हैं 5W40। 5W40 का मतलब होता है 5 डिग्री से लेकर 40 डिग्री के बीच में, ये रेटिंग्स होती हैं इनकी अलग अलग, विस्कोसिटी की रेटिंग्स होती है। हमें तो इतना ही समझ में आता है उसके ऊपर 5W40 डलवाना है, आपने 5W30 डलवाना है, या 10W40 डलवाना है। अगर आप ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जो बहुत कोल्ड रीजन्स में चला जाता है, तो वहाँ पर आपको इनकी रेटिंग्स जो होंगी फिर वो चेंज करनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल अलग, वो नहीं तो जम जाएगा, नहीं तो जम जाएगा बिल्कुल। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी होती है। हमारे यहाँ तो कोई दिक्कत हमें महसूस नहीं होती, ना तो बहुत ही एक्सट्रीम कहीं यहाँ पे थार डेजर्ट है बराबर, ना कोई यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा है, 5 डिग्री 7 डिग्री, कभी हुआ बहुत ठंडा हुआ तो 0 हो गया, ये तो इतनी खास कोई दिक्कत आती नहीं। थोड़ी देर आप गाड़ी चीची कर लेंगे, है ना, धूप निकलने पर स्टार्ट कर लेंगे। लेकिन वहाँ कोल्ड कंट्रीज में देखो बड़ा मुश्किल होता है। लद्दाख में आप जाइए कभी, लद्दाख में जो आर्मी के ट्रक्स होते हैं, यहाँ पर -30-40 डिग्री टेम्परेचर चलता रहता है, वहाँ ट्रक को आप बंद करके छोड़ नहीं सकते सारी रात के, सारी रात बंद भी नहीं रहते हैं ट्रक को, भी रात को उठ के 4 से 5 बार 6 बार स्टार्ट करना पड़ता है उसको, नहीं तो जम जाएगा। उसके अंदर इतना कोल्ड हो जाएगा, उसकी विस्कोसिटी इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि जब आप उसको चलाने बैठेंगे चलेगा ही नहीं। इवन हीटर्स लगाने पड़ते हैं कई बार तो उसको थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, नहीं तो ये चलेगी नहीं सारी रात। ये नहीं कि चलो सुबह जाना है तो उसको दिक्कत नहीं, बंद करके जरूरत बंद नहीं कर सकते आप। शाम को 5 से 6 बार आप दिन तक सुबह तक उसको चलाएंगे, रात को रोड में ड्यूटी लगी रहती है इस चीज़ के लिए, ट्रक को स्टार्ट करते हैं, नहीं तो खराब हो जाएगा। विस्कोसिटी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फार्मास्यूटिकल कंपनी में। जो आप दवाइयाँ पीते हो, ये जो जैसे कफ है ना, सिरप पीते हो जो आप, ये इसमें विस्कोसिटी का बहुत बड़ा रोल रहता है। थोड़ा सा लिखना है तो 2 साल। अच्छा और बताता हूँ, सिंपल एग्जाम्पल है तो मुश्किल वाला होगा। गुप्ता जी परसों आपका ताला खराब हो गया था मेन गेट का, तो गुप्ता जी ने क्या करा, 1 चम्मच घी गर्म करके लाया डाल दिया, तो चिकनाई तो करना है, तेल घुमाया तो सही हो गया, क्या दिक्कत है इसमें? और सब नहीं, सर्दियों की तो बहुत बुरी बात है। पिछली बार इनकी घड़ी खराब हो गई थी, इन्होंने फिर वही काम करा, थोड़ा सा सरसों का तेल लिया मम्मी से, 1 चम्मच घड़ी में डाल दिया, घड़ी चलने लगी। क्या दिक्कत क्या है? अगली बार डाल के देखिए तो आपको पता लगेगा कि विस्कोसिटी क्या रोल प्ले करती है। ताले में अगर आपने बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मोबिल ऑयल डाल देते हैं, तेल बड़ा हुआ घर में, कोई इंजन ऑयल बड़ा हुआ डाल दे, चिकनाई तो करना। विस्कोसिटी देखो पार्ट्स रब होते हैं, ताले पे हों चाहे गाड़ी में हो चाहे किसी मशीन में हो, तो पार्ट्स रब होंगे और प्रॉपर विस्कोसिटी का ऑयल नहीं डलेगा तो ये तालों को, इस मशीन को चलाने में जोर लगाना पड़ेगा। हाईली विस्कस लिक्विड होगा, सोचो बहुत गाढ़ा लिक्विड है, आम भाषा में यूज करता हूँ, बहुत गाढ़ा लिक्विड है, बहुत ज़्यादा हाईली विस्कस लिक्विड है, ये पार्ट्स चलेंगे आपस में तो कितनी ताकत लगानी पड़ेगी उसको, ताला तो खराब ही हो जाने का। आप देखते हो जो तुम्हारे घर में हाथ की मशीन होती थी पहले, अब तो कम होने लगी, जो घर में मशीन होती थी हाथ से चलाने वाली, उसका ऑयल बिल्कुल अलग आता है। कभी ऐसा हुआ मम्मी ने कहा सरसों का तेल ले डालते, मैंने चाहे 2 चम्मच घी डालते, कभी करते हो ऐसा, कभी घी पिघला डाल दिया उसमें, करोगे भी नहीं,
करोगे भी नहीं। बिल्कुल लाइट विस्कोसिटी, बहुत लो वैल्यू ऑफ विस्कोसिटी होती है जिसमें वो पार्ट्स चलते हैं वहाँ पर। लाइट पार्ट्स हैं, हल्के हल्के पार्ट्स, कोई हैवी मशीनरी तो चला नहीं रहे। अब गाड़ी, अब दो चीज़ों पे गौर करना, उस मशीन का तेल बिल्कुल पतला सा होता है, मैं घर को लेके आऊँ, तुम हाथ पे लगाना उसको बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल हल्का सा, बिल्कुल ही हल्का। और दूसरा मोबिल ऑयल, इंजन ऑयल लेके आऊँगा, तुम्हें देखने से पता लग जाएगा कौन ज़्यादा थिक आ रहा है। विस्कोसिटी इंजन ऑयल की ज़्यादा होगी क्योंकि बहुत हैवी मशीनरी को चलाना है। हैवी मशीनरी को चलाना होगा और आपने हल्का ऑयल उसके अंदर कम विस्कोसिटी का ऑयल डाल दिया, स्क्वीज आउट होकर बाहर निकल आएगा। यही तो है जो मैं आपको पहले भी दिखा रहा था, ये है। अब इसके अंदर ये थोड़ा सा ऑयल चलता है इसके अंदर, अब मैंने आपको उस दिन बताया था, इसमें वो डलता है, क्या नाम है, यहाँ रिंग्स डलते हैं इसमें, यहाँ इसमें सारे में रिंग्स होते हैं। वो रिंग्स यही काम करते हैं कि जब ये, अब आप देखो ये कितना भी बिल्कुल मैं बराबर सा लगा दूँ, कितना भी क्लोज करके लगा दूँ, फिर भी साइड में जगह रहेगी। और जब ये पिस्टन ऐसे 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 करके चलेगा, तो अगर ऑयल प्रॉपर विस्कोसिटी का नहीं हुआ तो स्क्वीज आउट होकर बाहर निकल आएगा। अगर मैंने इसमें मशीन का तेल डाल दिया, सरसों का तेल डाल दिया, और भी चीज़ें होती है, यही फैक्टर नहीं होता। हमें ये भी देखना होता है कि वो तेल पता लगा बर्न आउट ही हो गया, हमें उसका टेम्परेचर भी देखना पड़ेगा, है ना। कई सारी चीज़ें आ जाती हैं, विस्कोसिटी एक पार्ट है, ठीक है। अब आपने सिरप बनाया खांसी का, वो इतना गाढ़ा बना दिया, आपने मुंह में डाल दिया, अंदर उतर ही नहीं रहा, सोच के देखो खतरनाक है ना। हमें कैसा चाहिए, हमें ऐसा चाहिए जिसकी सरफेस टेंशन लो और वो सारे में फैल जाए। सूप पीकर ना एक क्वेश्चन आता है सरफेस टेंशन का, गरम सूप अच्छा लगता है ये ठंडा, क्यों अच्छा लगता है? गरम सूप होगा तो पानी में जो बनता है, पानी का जो लिक्विड पार्ट, अब पानी की सरफेस टेंशन जब गर्म करते हो तो बढ़ जाती है, कम हो जाती है। गर्म करने पर पानी की सरफेस टेंशन कम हो जाती है, और जो चीज़ की सरफेस टेंशन कम है वो फैलती ज़्यादा है। तो जैसे आप मुंह में डालोगे वो सारी जीभ के सारे टेस्ट बर्ड्स पे फैल जाएगी। तो आपको उसमें जो भी टेस्ट आ रहे हैं वो सारे टेस्ट बर्ड्स पे पहुंच। ये आपके एसएल में क्वेश्चन है, मुझे नहीं लेना, ये मत सोचना क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार टीचर्स ऐसे। परसों एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बताऊँ लाइंस का पेपर आया था, पेड़ में अगर एक जगह कील गाड़ दें और 2 साल बाद 5 साल बाद देखें तो वो कील ऊपर चली जाएगी या नीचे चली जाएगी या वहीं रह जाएगी। ऐसे क्वेश्चन आते हैं लॉजिकल में। बताइए बताइए, बायोलॉजी वाले बच्चे बताइए, है जी क्या शायद वहीं रहेगी, ऊपर जाएगी भाई 5 साल बाद, अरे है ऊपर जाएगी ना, पेड़ लंबा हो रहा था ऊपर जाएगी, बिल्कुल जायज बात है। 9वीं क्लास करी थी ना, 9वीं क्लास जब करी थी ना, तो आपको ये समझाया गया था कि पेड़ की जो ग्रोथ होती है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज यानी ऊपर या नीचे ही होती है। तो पेड़ के तने में कहीं नहीं कुछ होने वाला, जो कील गाड़ोगे वहीं की वहीं मिलेगी आपको। डायामीटर बढ़ता है लेकिन लंबाई और ऊंचाई बढ़ाने के लिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज यानी ऊपर वाले टिश्यू चाहिए होते हैं। लॉजिकल क्वेश्चन भी पढ़ा तो तुम्हारी बुक में पीछे बहुत सारे दे रहे थे। फिजिक्स के ये फॉर्मूले कम दिन याद रह पाते हैं, ये चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं जो तुम कर रहे हो। इन्हें पढ़ा करो, पीछे एक एक नंबर के आधे वो जो एक एक लाइन के क्वेश्चन होते हैं ढेर है तुम्हारे पास, एसएल में भी है, प्रीलिम में भी है, सारी किताबों में भी है, पढ़ा करो। चलो, प्रैक्टिकल यूजेस ऑफ विस्कोसिटी। अब हम 2 दिन बाद यहाँ पर आए, अभी मैं अपनी ऑफिस वाले टेबल पे देख रहा था, सारे में डस्ट ही डस्ट हो रही थी। ये भी टर्मिनल वेलोसिटी का एग्जाम्पल, ये आपकी बुक में दिया हुआ है। ये भी टर्मिनल वेलोसिटी के एग्जाम्पल है। घर को बंद करके चले जाते हैं आप, कई बार आए आप 10 दिन बाद घूम के क्या है तो देखो कि सारा 2 दिन का हो गया है ना। जो आप तो कह रहे थे मैं तो सब कुछ बंद बूंद करके गया था, सब कुछ साफ सुथ कर गया था, अब अचानक से क्या हुआ, सोफे पे टेबल पे धूल आ गई। धूल तो सारे में थी, यहाँ पर डस्ट तो था सारे में। धीरे 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 टर्मिनल वेलोसिटी से वो सेटल डाउन होनी शुरू हो गई, क्योंकि अब कोई मूवमेंट नहीं है किस तरह की। तो धीरे धीरे आपको टेबल पे डस्ट दिखाई देगी, यहाँ भी टर्मिनल वेलोसिटी का। चलो लिखो पहला, we choose a proper liquid as a lubricant. We choose a proper liquid as a lubricant after knowing its viscous properties. इसीलिए जो वॉचेस की बात मैं कर रहा था, मान लो आपने रिस्ट वॉच बनी हुई है, तो जब आप उसकी सर्विसिंग कराने के लिए जाते हैं तो वो जो ऑयल यूज करते हैं वो तो बहुत ही लो विस्कोसिटी का होता है, बहुत ही लो। जैसे आप आम भाषा में बोलते हैं हल्का है तेल, बहुत हल्का सा तेल है, बिल्कुल लाइट है ना। हम यहाँ पर प्रेसिडेंट टर्म्स में क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी।
विस्कस नहीं है, बहुत ही कम विस्कोसिटी है, बस हल्का सा चिकना कर देगा, क्योंकि पार्ट्स देखो कितने हल्के हैं जो चलाने हैं। रिस्ट वॉच में सेकंड्स की सुई को उठा के देखो आप, हाथ पे रखिए नहीं रखिए पता भी नहीं लगेगा। जब इतनी हल्की है उसमें अगर आपने हाईली विस्कस लिक्विड डाल दिया कोई सा, मैं कहता हूँ आपने 1 चम्मच सरसों का तेल डाल दिया, 1 चम्मच तो नहीं होता, थोड़ा सा बहुत ही मामूली बूंद डाल दिया आपने, तो वो भी उसको जमा देगा, पार्ट्स चलने ही नहीं देगा, पॉसिबल ही नहीं चल पाना उसको। विस्कोसिटी का यहाँ भी रोल आता है। हैवी मशीन भी होगी, विस्कस फ्लूइड ज्यादा होगा, है ना। देखो केमिस्ट यूज दिस स्टडी, केमिस्ट यूज दिस study to determine molecular weights and shapes of large organic molecules such as proteins. और last, in railway buffers, in railway terminals, the liquids of high viscosity are used as buffers. नेक्स्ट हेडिंग आ जाएगा, ये जो जितने भी नए एडमिशंस हैं इनको भी समझ में आ जाएगा। देखो जरा बराबर, स्ट्रीमलाइन, क्या कह रहे हैं आप? हाँ, वो लिखने के लिए पेज तो छोड़नी पड़ेगी। टर्मिनल वेलोसिटी कराया था मैंने पूरा, पेज छोड़ देना है टर्मिनल वेलोसिटी के लिए। हाँ, एक रिजल्ट आ गया, थोड़ा तेज। अच्छा चल रहे हैं, क्या वर्ड यूज किया तुमने? बनाई पाइप कैसे बना दो, उससे कोई फर्क नहीं। पाइप कैसे, इसके अंदर लिक्विड फ्लो कर रहा है, क्या रोड नहीं है, इसलिए मैंने पतला मोटा बनाया, पाइप के बारे में पढ़ रहे हैं। 26 जनवरी की परेड होती है, 15 अगस्त को होती है। अच्छा चलो, 26 जनवरी क्यों मनाते हैं? आजाद हुए थे हम लोग। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन लागू बोलो करो। अच्छा, मुझे पता नहीं, चलो बहुत अच्छे अच्छे, मुझे लगा याद हो वैसे तो मैं अच्छा क्या अच्छा, ऐसे नहीं है, हल्का ले लेता हूँ। देखो स्ट्रीमलाइन को 26 जनवरी का जिक्र इसलिए किया, वहाँ पर परेड जब होती है तो आप देखो हर आदमी जो भी वहाँ मार्च परेड कर रहा है, एक ही टाइम पे सबकी एक साथ यहाँ पे लेग्स हैं, एक यहाँ है एक यहाँ है, तो एक ही टाइम पे सब ऊपर सब नीचे, एक तरह से बिल्कुल सेम फेज में चल रहे होते हैं, बिल्कुल ऑर्डरली फ्लो है, एक साथ साथ सारा काम जो होगा वो एक साथ होगा, हर मॉलिक्यूल एक साथ काम करे, ऐसा ये मॉलिक्यूल ये हमारा फ्लो है। यहाँ से लिक्विड निकल के यूँ जा रहा है, इस लिक्विड इसके अंदर, और हमने यहाँ पर एक समझ लो, इसको हम बाद में अभी स्ट्रीमलाइन बोलेंगे, इस पर हमने यहाँ पॉइंट पर बॉडी की वेलोसिटी, पानी के मॉलिक्यूल की क्या निकाली, वेलोसिटी,
फिर यहाँ वेलोसिटी निकाली, फिर यहाँ वेलोसिटी निकाली। तीनों के केस में ये जो तीनों आप देख रहे हो, इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड, v1 v2 v3। पहले तीन पार्टिकल गए ए बी सी, यहाँ पर उसका मॉलिक्यूल का वेलोसिटी कितना, v1 v2 v3। फिर अगले आ गए पी क्यू आर, यहाँ पर उसकी वेलोसिटी v1 v2 v3। फिर कोई और आ गए एक्स वाई जेड, यहाँ पर वेलोसिटी v1 v2 v3। यानी मॉलिक्यूल जब भी यहाँ आता है तो उसका वेलोसिटी मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में v1 ही होता है। जब अगला मॉलिक्यूल ये वाला ले लिया हमने, उसकी वेलोसिटी और मैग्नीट्यूड v2 और मैग्नीट्यूड भी v2 और डायरेक्शन भी यही वाला, ऐसे ये वाला। इसे कहते हैं ऑर्डरली। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स आते जाएंगे, सभी की वेलोसिटी ए पॉइंट पर, बी पॉइंट पर और सी पॉइंट पर ये ही रहने वाली है जो पहले निकल गए उन मॉलिक्यूल्स की भी वही रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा। इसे कहते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो, ऑर्डरली फ्लो, कैसे भी कह सकते हैं। ठीक है, लिक्विड फ्लो कर रहा है, इस पॉइंट पर मॉलिक्यूल की वेलोसिटी v1, इस पॉइंट पर v2 है, इस पॉइंट पर v3। हमने टेंजेंट डाल डाल के देख लिया। अब जितने भी पार्टिकल आएंगे सभी की वेलोसिटी ए पॉइंट पर यही होगी, बी पॉइंट पर यही होगी और सी पॉइंट पर यही होगी। स्ट्रीमलाइन फ्लो कहलाता है। ऐसा कोई फ्लो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं। नियर आसपास मिल जाएंगे आपको, लेकिन ऐसा पॉसिबल है। मॉलिक्यूल्स क्या लिक्विड के बिल्कुल शांत पड़े रहते, क्या उनमें काइनेटिक एनर्जी नहीं है? तो फिर आप ऐसा नहीं सोच सकते पूरी तरीके से। स्ट्रीमलाइन फ्लो इज एन ऑर्डरली फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो इज एन ऑर्डरली फ्लो, इज एन ऑर्डरली फ्लो, फुल स्टॉप। इन दिस फ्लो every particle of the liquid at any point has the same velocity, both in magnitude and direction, as that of the preceding particle, at that instant. पिछले साल थोड़ा बहुत मैग्नेटिक फील्ड पड़ी होगी मामूली से, तो आप कहते थे कि नॉर्थ पोल से निकलेंगे, साउथ पोल में एंटर कर जाएंगे, अंदर साउथ पोल से नॉर्थ पोल रहेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन कैसे करते हो? ये मैग्नेटिक फील्ड का जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाई है आपने, इसको डिफाइन कैसे करते हो? रीजन तो हो गया फील्ड, मैं कह रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन को डिफाइन कैसे करते हो? पाथ, पहली बात तो पाथ। आगे इमेजिनरी किसने बोला है? क्या कर लोहे का चूल्हा लिया, आयरन फिलिंग्स बोलते हैं, मैग्नेट रहते, टेबल पे टैपिंग शुरू कर, थोड़ी देर बाद तेरे को वो अपने आप ही उस ऑर्डर में, ये कोई हम खेल थोड़ी कर रहे हैं, तेरे को इस ऑर्डर में लगती नजर आएंगी, तेरे को दिखेंगी कि लोहे ने, उसके आयरन फिलिंग्स ने अपने आप को ऐसी शेप में मेंटेन कर लिया, ऐसी बन जाएंगी अपने आप। ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज है, ये इमेजिनरी नहीं है कुछ। लेकिन ये क्या है, कैसे डिफाइन करते हो? आप कहते हो these are the paths, बिल्कुल ठीक वर्ड बोला आपने, which may be straight, which may be curved, और जिस पर टेंजेंट डालकर हम क्या निकाल लेते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिफाइन करते हैं। दोबारा बोलूंगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है? these are the paths which may be straight, which may be curved, और जिस पर टेंजेंट डालकर हम क्या पता लगा लेते हैं? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। कई बार किताबों में इसके लिए वर्ड यूज करते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। बिल्कुल गलत शब्द है, बिल्कुल गलत शब्द। इसमें फोर्स की कोई डायरेक्शन का रोल नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देता है, किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट डालो तो आपको क्या देगा? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन।
क्लियर है चीज? ये जो डॉटेड लाइन है ये क्या है? स्ट्रीम लाइन। लिखो लो, स्ट्रीम लाइन लिखो। इट इज अ पाथ which may be straight or curved, tangent to which at any point gives the direction of it is a path which is straight or curved, tangent to which at any point gives the direction of liquid flow at that point. आदत हम लोग ब्रैकेट में लिख लो वेलोसिटी ऑफ लिक्विड। हमने बोला वेलोसिटी ऑफ लिक्विड फ्लो जो हमने बोला, टू बी वेरी स्पेसिफिक इस पर टेंजेंट डालेंगे तो लिक्विड की क्या निकल कर आएगी? वेलोसिटी। अब लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रीमलाइंस। प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रीमलाइंस। प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रीमलाइंस। पहली प्रॉपर्टी, streamlines do not intersect each other. ये स्ट्रीमलाइंस में पढ़ लो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन में पढ़ लो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में पढ़ लो, एक ही प्रॉपर्टी, एक ही रीजन। मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ना पीछे, वो भी एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे। क्यों नहीं काटेंगे? अगर जिस पॉइंट पर काट रही है, अगर मैं यहाँ टेंजेंट डालूं तो मैग्नेटिक फील्ड इधर को भी होगी और मैग्नेटिक फील्ड इधर को भी हो गई। एक ही पॉइंट पर दो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। यहाँ भी ये हमारी स्ट्रीमलाइंस है। स्ट्रीमलाइंस पर जिस पॉइंट पर ये काट रही हैं, इस पर मैं टेंजेंट डालता हूँ, एक वेलोसिटी इधर को गई, एक वेलोसिटी इधर को गई। अब एक ही पार्टिकल एक ही पॉइंट पर पार्टिकल्स की वेलोसिटी दो अलग अलग दिशाओं में कैसे हो सकती है? या तो इधर को ही जाएगा या इधर को ही जाएगा, तो ये भी गलत होगा। तो स्ट्रीमलाइंस कभी एक दूसरे को काटेंगे। देख लेना, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन we will have two different velocities of flow. At the point of intersection, we will have two different directions of velocity. Two different directions of velocity. Which is not possible. कोई ऐसी ट्यूब सी बना ली हमने। अब यहाँ से लिक्विड को इंसर्ट करते हैं, यहाँ से लिक्विड को डालते हैं, क्या होगा? स्ट्रीमलाइंस ऐसे बनते हुए यहाँ जाएंगे, ये स्ट्रीमलाइंस ऐसे बनते हुए यहाँ जाएंगे। कहाँ पर ज्यादा क्राउडेड नजर आएंगी? कहाँ पर ज्यादा क्राउडेड नजर आएंगी? इस हिस्से पे। और यहाँ पर कैसी है? बहुत दूर दूर हो गई। यहाँ पर वेलोसिटी कहाँ ज्यादा होनी चाहिए? तो जहां स्ट्रीमलाइंस बहुत ज्यादा क्राउडेड होती है, वहां पर पार्टिकल्स की वेलोसिटी कैसी हो जाती है? ज्यादा। पाइप के मुंह पे हाथ लगा लेते हो ऐसे, तो पानी की धार दूर तक जाती है। हालांकि एरिया और वेलोसिटी का रिलेशनशिप यहाँ पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ इस तरीके से भी समझ सकते हो कि जब आपने उसके पाइप के मुंह पे एरिया को छोटा कर दिया, तो जो फील्ड लाइंस पीछे से आ रही थी वो बिल्कुल क्राउडेड हो गई, थोड़े से एरिया में आ गई। थोड़े से एरिया में आएंगे तो क्या होगा? वेलोसिटी कैसी हो जाएगी? बढ़ जाएगी। The areas where streamlines are crowded, the area where streamlines are crowded, velocity of liquid particles is more.
लेमिनार फ्लो। ये वर्ड हम पहले भी यूज कर चुके हैं ना, देखो कहाँ, हाँ, लेमिना माने शीट, यानी लिक्विड लेयर्स में फ्लो करेगा। एक लेयर ये आ गई, फिर उसके नीचे दूसरी लेयर आ गई, तीसरी लेयर आ गई, और सारी लेयर्स की वेलोसिटीज कैसी हो जाएगी, अलग अलग। थोड़ा सा लिखिएगा, ज्यादा नहीं। इफ द लिक्विड flows in layers, if the liquid flows in layers over horizontal surface, if the liquid flows in layer over horizontal surface such that velocities of different layers are different, such that velocities of different layers are different, and different layers do not mix with each other, then such a flow is called laminar flow. Then such a flow is called laminar flow. Full stop. बोलूँगा आगे? Laminar flow is an orderly flow. Just last time. Laminar flow is an orderly flow and may be called a streamlined flow. And may be called a laminar or streamlined flow. नेक्स्ट आता है टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो लिक्विड टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है? ऐसे मैं देख रहा था काम कर रहे हैं। टर्बुलेंट लिखो, इट इज अ डिसऑर्डरली फ्लो। स्कूल की छुट्टी होती है बस वैसे रास्ते में बच्चे निकलते हैं, गेट की तरफ भाग रहे होते हैं, वही फ्लो पड़ रहे हैं टर्बुलेंट। इसमें कोई हिसाब नहीं है कौन भाग रहा है, बस भागो, लेकिन वो चेयर से छूटो। इट इज अ डिसऑर्डरली फ्लो। देखिए, दैट इज succeeding particles do not follow the path of preceding particle. अच्छा, बहुत लोग ही बात करते हैं इन चीजों के बारे में, टर्बुलेंट फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो। कोई चीज है जो डिसाइड करेगी अब कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है, कैसे पता लगेगा कि भैया ये टर्बुलेंट है, स्ट्रीमलाइन है, किस तरह का फ्लो है, पता कैसे लगेगा? सिर्फ देखकर तो पता लगना मुश्किल है। कैसे पता लगेगा कि ये फ्लो लिक्विड जा रहा है और लिक्विड किसी पाइप के अंदर जा रहा है, चाहे वो भले धीरे जा रहा है। अब हमें कैसे पता है ये टर्बुलेंट नहीं है, ये स्ट्रीमलाइन है? कुछ तो होगा पता लगाने का तरीका, उसे पढ़ते हैं। लिख, क्वेश्चन ही लिख लो। व्हाट डिटरमिन्स whether the liquid flow is streamlined or turbulent? What determines whether the liquid flow is turbulent or streamlined? आंसर में लिखिएगा। कुछ अंदाजा थोड़ा बहुत फेंक ही लो, उतना फेंकते हो। कुछ अंदाजा किससे पता लग सकता है? कोई ऐसी फिजिकल टर्म जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं? पाथ से कैसे? एक पाइप में तेरे सामने लिक्विड जा रहा है, अब बता कौन से पाथ की बात कर रहे हैं? ऐसा नहीं बता नहीं सकते, थोड़ा सोचो। क्या देखकर अंदाजा लगा सकते? स्ट्रीमलाइन तो बेटा हमने बना रखी है अपने हिसाब से समझाने के लिए चीजों को। स्ट्रीमलाइन तो कुछ है नहीं ना, ऐसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भैया ने तो इमेजिनरी बुद्धि है उसको बता देना।
अरे प्रैक्टिकल सी चीज है यार। तो अब एक पार्टिकल तो मुझे दिखेंगे नहीं ना, मुझे तो पाइप में चलता हुआ, नहर में चलता हुआ पानी दिखाई दे रहा है। कैसे अंदाजा लगाऊं कि यार ये ऑर्डरली फ्लो है, मतलब कुछ क्या चीज ऑब्जर्व करूंगा मैं? स्ट्रीमलाइन तो किसी ने तो पढ़ाई नहीं आपके पास। आपको सिर्फ दो चीज पढ़ाई गई है, स्ट्रीमलाइन फ्लो और डिसऑर्डरली फ्लो। कौन सा बोला लास्ट में? टर्बुलेंट, है ना? या तो पानी ऑर्डरली फ्लो चल रहा है, शांत सा चल रहा है, किससे पता लग रहा है? वेलोसिटी, वही ना, वेलोसिटी। अरे वेलोसिटी देख के पता लगाओ, है कि नहीं? देखो, इट इज द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड। It is the velocity of the liquid flow. If the velocity is less than a certain velocity, if the velocity is less than a certain velocity called critical velocity, अगर कोई हमने अभी हम वेलोसिटी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी के बारे में। अगर क्रिटिकल वेलोसिटी से कम वेलोसिटी हुई तो ये बॉर्डर है, इससे ज्यादा में पहुंच गया तो पाकिस्तान में पहुंच जाएगा, इससे कम में रहा तो भारत में रहेगा। यही तो है, तो हम यही बात कर रहे हैं। क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा, अगर वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा है तो सीधा हिसाब है टर्बुलेंट हो, और अगर वेलोसिटी क्रिटिकल से कम है तो हम बोलेंगे स्ट्रीमलाइन। डिफाइन करना है, यानी हम एक क्राइटेरिया तो तय करो कि बच्चा कितने नंबर में पास होगा, तो आपने कहा कि 40 पे पास करेंगे, ये 40 क्रिटिकल वेलोसिटी। इससे ऊपर चला गया तो इंटेलिजेंट के नीचे गया तो वैशाख नंबर है, वैशाख नंबर लिखो। संस्कृत नहीं पढ़ते, जानिए सीखो संस्कृत में, बड़े अच्छे से। गधे को बोलते हैं, गधे को बोलते हैं वैशाख नंबर, किसी को बोल दो पता भी ना लगे। चलो लिखो आज। दो कहते, एक तो कहते गर्दभ, उसमें तो पता लग जाएगा गधा कह रहा है, वैशाख नंदन। आदमी कुछ और हो जाए, बोला विकास तो बढ़िया था कह दिया कुछ सर। लिखो लिखो, इट इज द गधे को एक्चुअली क्या होता है, वैशाख माने होता है समर्स और नंदन माने होता है हैप्पी। तो जब सर्दियों गर्मियों में घास सूख जाती है तो गधे ये सोच के बड़े खुश होते हैं, ऐसा कहा जाता है। गधे सोच के बड़े खुश होते हैं, मतलब सारी घास हमने खाई, मतलब उससे शरीर खुल जाता है उनका, ऐसा सोचने से ऐसा कहा जाता है। प्रैक्टिकल क्या है साइंटिफिक, इसलिए वैशाख नंदन बोलते हैं। देखो, इट इज द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड, सॉरी कहाँ तक पहुंचे हो? तुमने लिख लिया अपनी लैंग्वेज में सारा। अगर वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा है तो टर्बुलेंट है, कम है तो स्ट्रीमलाइन। क्रिटिकल वेलोसिटी का डेरिवेशन देखिए, डेफिनेशन अगर कोई पूछता है कह दीजिएगा, इट इज द वेलोसिटी above which if the liquid has the velocity above critical velocity it becomes turbulent. या यूं कह सकते हो, it is the velocity of the liquid up to which, it is the velocity of the liquid up to which flow is streamlined, above which, above it, above critical velocity it is turbulent. अब एक बात बताओ, ये क्रिटिकल वेलोसिटी किस किस पर डिपेंड कर सकती है? थोड़ी अकल लगाओ। विस्कोसिटी पर कर सकती है, ठीक है? और बताओ, और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सॉरी, ठीक है, रेडियस ऑफ द ट्यूब, और बताइए
कहीं और देखिए, एक सेकंड करो। वॉल्यूम तो ले लिया मैंने, रेडियस ले लिया, रेडियस ले लिया, विस्कोसिटी ले ली, तीसरी चीज आती है डेंसिटी ऑफ द आर्टिकल। फटाफट कर दो और निकाल दो, उसको काम कर दो, डिराइव कर दो, आंसर निकाल दो। उत्तर ही करा हुआ है ना, तो डायमेंशनल एनालिसिस में कर दो फटाफट, जल्दी से करो।